हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईएलएस एकेडमी फॉर आईएएस। आज हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 या नागरिकता से संबंधित है। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ सब बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जो भी नई वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो उन्हें पता चल सके। शुरू करते हैं संविधान सीरीज में भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है। सबसे पहली बात कि व्यक्ति नागरिक क्यों कहलाएगा या कब कहलाएगा, और यदि कोई व्यक्ति नागरिक नहीं है तो वो क्या है। तो उसी में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि लोग व्यक्ति या तो नागरिक होगा या विदेशी होगा। ठीक है, अब नागरिक और विदेशी में फर्क क्या है। नागरिक उन व्यक्तियों को कहा जाता है, एक नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्र क्षेत्र के भीतर सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मीन्स भारत का नागरिक वह व्यक्ति कहलाएगा जिसे भारत में समस्त राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, और जिसे समस्त नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, समस्त राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, विदेशी। विदेशी वह व्यक्ति है जो किसी राष्ट्र का नागरिक नहीं है, ऐसे सभी व्यक्ति भारत के लिए विदेशी कहलाएंगे। याद रखें स्टूडेंट्स, नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे एक निश्चित राष्ट्र क्षेत्र के समस्त राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब समस्त राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वह व्यक्ति चुनाव में मत दे सकता है यदि वह मताधिकार का प्रयोग हो सकता है तो, और जितने भी राजनीतिक अधिकार होंगे, जितने भी उस देश में राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए होंगे, वह सभी उसे प्राप्त होंगे, और जिन्हें सभी अधिकार नहीं प्राप्त होंगे वह व्यक्ति विदेशी कहलाएंगे। इस विदेशी व्यक्तियों को आगे और दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला होगा मित्र और दूसरा शत्रु। ठीक है, तो दो तरह के विदेशी व्यक्ति हो सकते हैं, एक मित्र व्यक्ति होगा, एक मित्र राष्ट्र का होगा, दूसरा होगा शत्रु विदेशी। तो दोनों तरह के विदेशी व्यक्ति हो सकते हैं, पहला नागरिक और दूसरा विदेशी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नागरिकता संबंधी जो भारत के संविधान में सबसे प्रमुख बातें लिखी हुई है वो ये है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। भारत का जो संविधान है वो एकल नागरिकता की बात करता है, इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। मतलब यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होगा, वो उसी समय अमेरिका या किसी भी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। ठीक है, या तो आप भारत के नागरिक रहेंगे, आप किसी अन्य देश के नागरिक रहेंगे। आप एक ही समय पे भारत के साथ साथ किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते। दूसरी बात, संविधान जो है हमारा सबसे प्रमुख कानून जो है, वह नागरिकता संबंधित प्रावधान जो होते हैं वो सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक के नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर चर्चा करता है। आसान शब्दों में यदि मैं कहूँ तो भारत के संविधान में सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक कौन भारत का नागरिक बनेगा तब तक के लिए ही प्रावधान लिखे हुए हैं, किंतु भारत का संविधान ही 26 जनवरी 1950 के बाद, या ये कह लो कि भारत का संविधान नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने का अधिकार किसे देता है, संसद को। अर्थात संसद के पास यह अधिकार होगा कि वह नागरिकता संबंधी कानूनों को बनाए, उसमें संशोधित करे या उन्हें हटा भी सकती है। तो नागरिकता संबंधी समस्त अधिकार किसके पास है, भारत की संसद के पास। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो हमें अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले कि भारत में केवल एकल नागरिकता है, संविधान में सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक के नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर चर्चा की गई है। उसके बाद नागरिकता संबंधी अधिकारों या नियमों को बनाने का अधिकार भारत के संविधान ने संसद को दिया है। शुरू करते हैं सबसे पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ में, जैसे ही यह संविधान शुरू होगा,
प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो, मतलब ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय क्षेत्र में रहता है, जैसे आपको पता ही है कि भारत के को दो भागों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान, और उस समय भारत का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अधिवास करता है, उसके बारे में यह देखा जाएगा कि क्या वह भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है या उसके माता-पिता में से कोई भी भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है, या फिर संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से रह रहा है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो या तो भारत में जन्मा हो या उसके माता-पिता भारत में जन्मे हो, या फिर पिछले 5 वर्ष, मतलब संविधान हमने कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले ठीक 5 साल से, मतलब 26 जनवरी 1945 से जो लगातार भारत में रह रहा है सामान्य रूप से, ठीक है, वह भारत का निवासी माना जाएगा, और भारत का निवासी मानने के साथ-साथ उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये है अनुच्छेद 5 हमारा, जो कहता है कि भारत के नागरिक 26 जनवरी 1950 को कौन होंगे, ठीक है? उसके बाद जो अनुच्छेद 11 है, वो क्या कहता है? संसद विधि या कानूनों द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधानों को विनियमित करेगी। मतलब नागरिकता संबंधी जितने भी कानून हैं, उसे विनियमित, संशोधित करने का अधिकार भारत की संसद के पास होगा, और उसी का उपयोग करते हुए, इसी अनुच्छेद में द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम अधिनियमित किया या लागू किया, ठीक है? सो एक बात आपकी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आप समझ ले कि 26 जनवरी 1950 से पहले कौन भारत के नागरिक होंगे, इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में। और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की नागरिकता किसके द्वारा अधिनियमित होती है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। आसान शब्दों में या यूपीएससी के शब्दों में अगर मैं कहूँ आपको, तो नागरिकता प्रावधान भारत में सांविधिक है, संविधान में नहीं है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप है, ठीक है? इस नागरिकता अधिनियम को 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2019 में संशोधित किया गया है। तो उन सब के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? आपको जानना सिर्फ इतना है कि 26 जनवरी 1950 से पहले के कानून संविधान में लिखे हुए हैं, और 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता संबंधी प्रावधान संसद बनाती है। साथ ही साथ एक और बात आप जहां भी अपने नोट्स बना रहे हैं वहां लिख ले, संसद 26 जनवरी 1950 के पहले के कानूनों में भी संशोधन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके पहले के कानूनों में संशोधन नहीं कर सकती है, किया नहीं वो अलग बात है, ठीक है? और आज करने का उसका कुछ फायदा होगा नहीं, ठीक है? तो 2021 में जाके 1950 से पहले के नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर संशोधन किया जाए, ठीक है? तो ये कोई सही बात नहीं है और संसद करेगी नहीं। बट वहां पे अगर करने की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जाए कर सकती है या नहीं, तो संशोधन कर सकती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो जब संसद ने नागरिकता की बात की, तो नागरिकता अधिनियम 1955 लेकर आई। उस नागरिकता अधिनियम को के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रमुख तरीके हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए इसे ध्यान से, और जितना भी आपका ये जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ उसके जो नोट्स है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर न सिर्फ इस वीडियो के पिछले हमारे जितने वीडियोस हैं उनके पीडीएफ और भी बहुत सारा मटेरियल है जो आपको वहाँ पर हमारे ILS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत भारत में नागरिकता प्राप्त कर 5 तरीके से की जा सकती है। पहला जन्म से, दूसरा अवजनन से या फिर वंशानुगत आधार पे, तीसरा पंजीकरण के माध्यम से, चौथा देशीयकरण के माध्यम से, और पांचवा राज्य क्षेत्र में मिल जाने से। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ठीक है? तो समझ लीजिए जो नोट्स है आपको डिटेल्ड नोट्स वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में
मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जन्म के आधार पे कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, तो ऐसे सभी व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है और उनके जन्म के समय उनके माता और पिता दोनों ही भारत के नागरिक हो। सो भारत में जन्म लेने वाले, मतलब भारत के क्षेत्र में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय माता और पिता दोनों ही भारत के नागरिक। आसान है। दूसरा, अवजनन द्वारा या वंश के आधार पर। इसे समझिए, अब ये तो पहली कंडीशन बता दी, ऐसे बच्चे जो भारत में ही जन्मे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो वो कैसे बन सकते हैं भारत के नागरिक। तो ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, किंतु उनके जन्म के समय उनके माता और पिता दोनों ही भारत के नागरिक हो, ठीक है, और उस बालक का जन्म, ठीक है, भारत के दूतावास में पंजीकृत किया गया हो। मान लो एक माता और पिता, एक कपल है, पति पत्नी है, ये अमेरिका में नौकरी करते हैं, किसी भी देश में नौकरी करते हैं, और वहां इनके बच्चे का जन्म होता है, किंतु ये चाहते हैं कि वो बच्चा भारत का नागरिक रहे। तो उन्हें क्या करना होगा, अपने बच्चे का जन्म का पंजीकरण करवाना होगा निकटतम भारतीय दूतावास में। ठीक है, और ये काम उन्हें कब कराना होगा, जन्म से 1 वर्ष के भीतर। ठीक है, और यदि वो करवा लेते हैं तो वंशानुगत आधार पर वह व्यक्ति, वह बालक भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी बात, पंजीकरण द्वारा। इसमें कुछ श्रेणियां हैं जिनके नागरिक भारत जिनके नागरिक या वह व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो कौन कौन से वो व्यक्ति है जो भारत के नागरिक बन सकते हैं पंजीकरण द्वारा? ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ओसीआई कार्ड हो। ठीक है, ओसीआई कार्ड में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि क्या होता है डिटेल में। ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य। राष्ट्रमंडल देश कौन होते हैं, इसे समझना एक जरूरी है कि राष्ट्रमंडल देश उन देशों का समूह है जो किसी समय ब्रिटिश राज के अधीन था। ब्रिटिश राज के अधीन था मतलब उस पर ब्रिटिश लोगों का शासन था, और जब ब्रिटिश लोगों का शासन था तो एक स्थान से व्यक्तियों को जबरदस्ती दूसरे स्थान भेजा जाता था। जैसे भारत से श्रीलंका भेज दिया, भारत से मालदीव भेज दिया, भारत से ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, भारत से कनाडा भेज दिया। ठीक है, तो वो होता था। उसी लिए जो भी व्यक्ति राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य, इसमें एक चीज नोट कर लेना या स्टार लगा लेना, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि ये दो देश भी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं किंतु उन्हें पंजीकरण की सुविधा प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो रिपीट करो। पहला पॉइंट है ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो। दूसरा, ओसीआई कार्ड होल्डर, जिसके पास ओसीआई कार्ड हो। तीसरा, राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। और चौथा, जो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि 1 वर्ष के भीतर भीतर उसे पंजीकरण करवाना हो, यदि नहीं करवाया तो। ठीक है, तो भारतीय माता पिता की अवयस्क संतान वो भी पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, किंतु पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बनने से पहले उन्हें एक रहवासी पात्रता प्राप्त करनी होगी। ठीक है, कि आप पंजीकरण कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक रहवासी पात्रता, एलिजिबिलिटी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। उस एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना होगा, भारत में रहना होगा, निवास करना होगा। और निवास किस तरीके से करना होगा कि जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं, मान लो आपने आवेदन किया आज, सो आज से पिछले 1 साल पूर्व तक आप निरंतर भारत में रहेंगे। याद रखना, ये आवेदन के बाद की प्रक्रिया नहीं है, आवेदन के पहले प्रक्रिया है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब यदि आप अप्लाई कर रहे आज, तो पिछले 1 साल से आप लगातार रह रहे हो भारत में, और उससे पहले
पिछले 8 वर्षों में आप 6 वर्ष भारत में रहे हो, ठीक है? तो 1 वर्ष आप लगातार रह रहे हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे और उन उससे पहले यदि आप पिछले 8 सालों में 6 साल भारत में रह रहे सामान्य रूप से, तो आप भारत के नागरिक बनने के लिए योग्य हो जाएँगे, आप पात्रता हासिल कर लेंगे, पंजीकरण के माध्यम से, ठीक है? अब यदि हम बात करें देशीकरण के माध्यम से, तो देशीकरण में वे सभी व्यक्ति आते हैं जो इससे जन्म के आधार पे भारत के नागरिक नहीं बन सकते, अवजनन के आधार पे भारत के नागरिक नहीं बन सकते या पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक नहीं बन सकते। इसमें सभी आ जाएँगे, ठीक है? अमेरिका भी आ जाएगा, ठीक है? पाकिस्तान भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा। तो अमेरिका हुआ या वो देश हुए जो कभी राष्ट्रमंडल के नहीं थे, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सभी के नागरिक भी भारत के नागरिक बन सकते हैं देशीकरण की पद्धति से। किंतु जैसे पंजीकरण में होगा, रहवासी पात्रता हासिल करनी होगी, यहाँ पर भी व्यक्तियों को रहवासी पात्रता हासिल करनी होगी। और ये रहवासी पात्रता क्या होगी? आवेदन करने से पूर्व लगातार 1 साल उन्हें भारत में रहना होगा, रह रहे हो और उससे पूर्व पिछले 14 वर्षों में न्यूनतम 11 वर्ष भारत में सामान्य रूप से रहने होंगे। सो पंजीकरण और देशीकरण की ही प्रक्रिया में रहवासी पात्रता है और वह रहवासी पात्रता कितनी है? कुल अगर हम देखें, यदि यूपीएससी आपसे प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछता है तो 9 वर्षों में से कितने वर्ष रहना होगा? 7 वर्ष, 6 वर्ष यहाँ, 1 वर्ष यहाँ। और देशीकरण की प्रक्रिया में 15 वर्षों में 11 वर्ष भारत में, सॉरी 11 नहीं, 11 यहाँ और 1 यहाँ। सो 12 वर्ष आपको भारत में रहना होगा, उसके बाद आप देशीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं, ठीक है? 5वां होता है राज्य क्षेत्र में मिल जाने से, ठीक है? मान लो भारत कोई क्षेत्र अधिग्रहित कर लेता है या अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है? उदाहरण के लिए भारत ने भूटान को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, तो भूटान के नागरिक जितने भी होंगे, उन्हें भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी उस दिनांक से जिस दिनांक से वो भारत के भूटान को भारत में शामिल कर लिया गया है, ठीक है? तो ये वह 5 तरीके हैं जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है या कहलाता है, ठीक है? जन्म के आधार पे, अवजनन द्वारा, वंश के आधार पे जिसे हम कहते हैं, पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से और राज्य क्षेत्र के मिल जाने पर, ठीक है? इसी प्रकार जिस तरीके से व्यक्ति हासिल करता है, उसी प्रकार कुछ तरीकों से भारत का नागरिक को भारत की नागरिकता छोड़नी भी पड़ सकती है, उसकी नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। तो 3 तरह से नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला, त्यजन द्वारा या आसान शब्दों में यदि मैं कहूँ, त्याग देने पर, ठीक है? उदाहरण के लिए मान लो आप अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाकर आप वहाँ कार्य करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि वहीं बस जाए। वहीं बसने के बाद आप कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाए और अमेरिका आपको नागरिकता दे भी देता है। किंतु भारत के संविधान क्या कहता है? एकल नागरिकता की बात करता है। आप एक ही समय अमेरिका और भारत के नागरिक नहीं हो सकते। सो इसीलिए आपको क्या करना होगा? भारत की नागरिकता का त्याग करना होगा, ठीक है? तो जैसे ही आपको भारत की अमेरिका की नागरिकता मिली, आप भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं कि अब मुझे भारत का नागरिक नहीं रहना है। तो वो क्या हो गया? नागरिकता का त्यजन, ठीक है? त्याग दिया आपने भारत की नागरिकता, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो गई। दूसरा तरीका है कि आप अमेरिका गए, आपको अमेरिका की नागरिकता मिली, ठीक है? किंतु आप भारत की नागरिकता नहीं छोड़ रहे। आप वहाँ भी मिल की नागरिकता मिल चुकी है आपको और कायदे से, नियम के अनुसार आपको क्या होना चाहिए? भारत की नागरिकता छोड़ देनी चाहिए। किंतु आपने ऐसा नहीं किया। तो जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो भारत की सरकार क्या करेगी? आपकी नागरिकता का पर्यवसान कर देगी। आसान शब्दों में आपकी नागरिकता खत्म कर देगी। दिस पर्सन इज नो मोर एन इंडियन सिटीजन। बात खत्म। या तो खुद से त्याग दो या फिर हम खत्म कर दें। ठीक है? क्यों?
क्योंकि भारत का संविधान एकल नागरिकता की बात करता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक हो सकता है, किसी दूसरे देश के साथ वो भारत का नागरिक नहीं रह सकता। सीधी सच्ची बात, ठीक है? या तो तुम हमारे हो या हमारे नहीं। नागरिकता संबंधी प्रावधान ये कहता है, ठीक है? अब तीसरा जो पॉइंट है, नागरिकता से वंचित किया जाए, ठीक है? अब समझे इसे समझने वाली बात है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में किस कब व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जाएगा। सीधी सी बात है, जब आप कोई सजा काम करते हो, गलत काम करते हो, तब आपको सजा मिलती है, ठीक है? तो वंचित तभी किया जाएगा जब आप कोई गलत काम करोगे। तो इसके इसके अंतर्गत कुछ कारण दिए हुए जिसके आधार पे व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे, यदि आप देशद्रोह करते हो, मतलब आप राष्ट्र के विरोध में, ठीक है, देश के विरोध में, यहाँ मैं देश की बात कर रहा हूँ, राजद्रोह की बात नहीं कर रहा हूँ, देशद्रोह की बात कर रहा हूँ, गद्दारी की बात कर रहा हूँ देश से, ठीक है? सो यदि आप देशद्रोह करते हो तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, या फिर आपने जो भारत की नागरिकता प्राप्त की है पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से, वो तथ्यों को छुपाकर की हो, या फिर आपने जालसाजी की हो, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हों, उसके ज़रिए आप रह ही नहीं रहे 15 सालों से, बट आपने ये दिखा दिया कि हाँ, मैं तो रह रहा हूँ 15 सालों से, तो वो क्या हुआ? जालसाजी हुई। उस आधार पे आपसे छीनी जा सकती है, ठीक है? या फिर आपको नागरिकता मिले हुए 5 वर्ष हुए हैं सिर्फ, और इन 5 सालों में आपको 2 साल की सज़ा हो गई, ठीक है? मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया जिसमें आपको 2 साल से की सज़ा हो गई, मतलब आपके जो लक्षण है, वो सही नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को वंचित किया जाएगा। या फिर आप पिछले 7 सालों से भारत के बाहर रह रहे हो, किसी को नहीं पता आप कहाँ पर हो, ठीक है? ना तो आपको भारत सरकार ने भेजा है, ना आप किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा भेजे गए हो, ऐसे संगठन जिनका भारत सदस्य है। ये नहीं कि आईएसआई ने मुझे भेज रखा है, ठीक है? ऐसा नहीं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सदस्य है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, यदि उनसे आप संबंधित हो तो। आप किसी शिक्षण संस्थान में नहीं हो, ठीक है? और इन 7 वर्षों में आपने कभी भी खुद को भारत के दूतावास में जाकर पंजीकृत नहीं करवाया कि मैं भारत का नागरिक बने रहना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है? सो भारत की नागरिकता को प्राप्त करना 5 तरीके से होता है, किंतु भारत की नागरिकता की समाप्ति 3 तरीके से होती है, ठीक है? तो कौन-कौन से 5 तरीके हैं जिसके आधार पे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी? जन्म से, अवजनन से, पंजीकरण से, देशीकरण से और राज्य क्षेत्र के मिल जाने से। और 3 तरीके जिसके अंतर्गत भारत की नागरिकता त्याग दी जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी: त्यजन द्वारा, पर्यवसान द्वारा, या नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। ठीक है? सो ये है नागरिकता संबंधी प्रावधान। इसके बारे में जो डिटेल्ड में प्रोविजंस है या जो नोट्स है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। साथ ही साथ आप जो पिछले नोट्स हैं उन पर डिस्कशन करते रहें। बहुत जल्द हम उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे और जिस भी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स होंगे उन्हें स्पेशल गिफ्ट हमारी तरफ से दिया जाए। ठीक है? सो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।